हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इन तीनों को आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं दूंगी, बस मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताऊंगी कि ये होते क्या है। हमें डेफिनेशन करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो वो किसकी तरफ इशारा करता है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसकी तरफ संकेत करता है। तो इसकी परिभाषा ही यही है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, संकेत करता है, यानी पॉइंट आउट करता है किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हम कितने हमारे पास है टोटल। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 है। फर्स्ट दिस, दीज, दैट एंड दोज। ये 4 हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिनका यूज हम किसी चीज़ की तरफ संकेत करने के लिए, किसी पर्सन की तरफ यानी किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिस है। दिस का यूज हम कहाँ करते हैं, जब बात करते हैं हम नज़दीक की चीज़ों की, नज़दीक के लिए, यानी नियरेस्ट जो हमारे पास थिंग होती है, कोई पर्सन होता है, उनके लिए हम उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनको, तो हम दिस का यूज करते हैं। दिस इज ए पेन। ये पेन है जो मेरे बिल्कुल पास है, इसको मैंने हाथ में पकड़ रखा है और मैं आपको बता रही हूँ दिस इज ए पेन। यह एक पेन है, ये बिल्कुल नज़दीक है, तो इसके लिए मैंने दिस का यूज किया, दैट का नहीं किया, बल्कि किसका किया, दिस का यूज किया। तो यहाँ पर देखिए जो क्या होगा, नज़दीक की चीज़ें होगी, नज़दीक के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर है दीज। तो देखिए दिस का जो प्लूरल है उसको हम कहते हैं दीज। दिस का प्लूरल क्या कहलाता है, वो कहलाता है दीज। अगर बात करती हूँ मैं, दीज आर पेन्स। अब देखिए यहाँ पर एक पेन की बात नहीं की मैंने, दिस इज पेन नहीं कहा, मैंने कहा दीज आर पेन्स। मेरे पास कितने पेन है, ज़्यादा है, एक नहीं है बल्कि कितने हैं, 3 है, यानी एक से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, दीज का। पर दीज का कैसे करते हैं, जब वो हमारे पास है, क्योंकि ये तीनों पेन अब मेरे पास है, मेरे हाथ में है, मेरे नज़दीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, दिस का प्लूरल हुआ ये, और किस चीज़ के लिए हुआ, ये नज़दीक के लिए हुआ, यानी दीज आर पेन्स। और ये अगर मैं एक की बात करती हूँ तो दिस इज पेन, अगर ज़्यादा की बात करती हूँ दीज आर पेन्स। और देखिए उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास है, वो है दैट। अब दैट का यूज कहाँ करते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन नहीं है, कहीं और पड़ा हुआ है, मान लीजिए दूर है मुझसे, ये कहीं पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर, दैट इज अ पेन। दैट इज अ पेन, यह एक पेन है, पर वो नज़दीक नहीं है, हाथ में नहीं है मेरे, बल्कि वो कहीं दूर पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको देखकर क्या कहा, दैट इज अ पेन। और देखिए उसी तरह से किसके लिए यूज हुआ ये दैट, ये हुआ दूर के लिए, यानी दूर की वस्तु के लिए या दूर के किसी व्यक्ति के लिए। वस्तु या व्यक्ति कोई भी हो सकता है दोनों में। यहाँ भी देखिए दूर के लिए, नज़दीक के लिए है, जो वहाँ पर वस्तु या व्यक्ति कुछ भी हो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वो करते हैं हम दैट का यूज। उसके बाद देखिए ये दोज है, जो दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, और इसका यूज भी सेम सिचुएशन में हम करते हैं, यानी दैट दूर के लिए यूज हुआ, पर एक चीज के लिए हुआ। मैंने क्या कहा, दैट इज अ पेन, कि वह एक पेन है, वह एक पेन है, और मैंने दूर के लिए यूज किया, वह एक पेन है जिसे जो मेरे बिल्कुल पास नहीं है, मैंने कहा दैट इज अ पेन। और वहाँ पर अगर एक की जगह कितने पेन हैं, ज़्यादा पेन पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या कहा, दोज आर पेन्स, वो पेन है। यानी देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, दिस से यह, और दीज क्या हुआ, ये, और दैट क्या हुआ, वह, और दोज क्या हुआ, वे, चाहे वो व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है। ये तो हुई इनके बारे में कि ये होते क्या है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रूल निकल कर आते हैं वो क्या आते हैं। अब देखिए वन का यूज दिस के साथ करते हैं हम। कैसे करते हैं? देखिए जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप रूल लिखते जाइए। जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की रिपीटिशन को रोकना चाहते हैं, यानी हम नहीं चाहते कि हम रिपीट करें सेम नाउन को, रोकना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसके लिए इस नाउन के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम वन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है, दिस इज अ न्यू पेन। मैंने क्या कहा, दिस इज अ न्यू पेन। ये देखिए मेरे नज़दीक है तभी मैंने दिस का यूज किया, दिस इज अ न्यू पेन। और देखिए दूसरा पेन अगर मैं कहती हूँ दैट इज एन ओल्ड पेन, दिस इज अ न्यू पेन, दैट इज एन ओल्ड पेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने दो पेन की बात की। पहली बात क्या होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन। और एक और बात यहाँ से क्या याद रखनी है, कंपैरिजन होगा पर देन के साथ नहीं होगा, देन के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए हमने कंपैरिजन किया, दिस इज अ न्यू पेन। अब देखिए यहाँ पर जो न्यू पेन, पेन क्या है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा 1 2, तो ये देखिए पेन कितने हैं हमारे पास, 2 पेन हुए, तो पेन को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, पेन क्या होता है, एक नाउन होता है, किसी भी वस्तु का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो न्यू पेन, मैंने क्या कहा, न्यू पेन, पेन कितने, सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हुआ हमारे पास, पेन हुआ, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए सेकंड लाइन में हमने क्या कहा, बट दैट इज एन ओल्ड वन। अब देखिए यहाँ पर इसी पेन, एक दूसरे पेन की बात की मैंने, ये भी क्या है, एन लगाया है, तो इसमें साफ बात हुई। तो इसमें साफ हुआ कि, तो इसमें क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो एन है एक के लिए ही लगाया हमने, यानी पेन का रिपीटिशन रोकने के लिए हमने किसका यूज किया, ओल्ड पेन का नहीं किया। न्यू के लिए देखिए ओल्ड आया, पर पेन के लिए हमने किसका यूज कर दिया, वन का यूज यहाँ पर हमने कर दिया। और दिस के लिए देखिए, दिस से क्या हो गया, दैट, और कंपैरिजन हुआ दो के बीच। और फर्स्ट चीज यहाँ पर क्या हुई, दिस, और यहाँ पर क्या हुआ, दूर के लिए दैट हुआ। और सेकंड क्या होगा यहाँ पर, ये कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, इसका रिपीटिशन रोकने के लिए हमने क्या किया, वन का यूज किया। तो यहाँ पर देखिए दिस वन, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दिस के लिए हमने क्या किया, दिस वन, तो यहाँ पर हमने यूज किया दिस वन का। उसके बाद देखिए सेकंड यहाँ आता है वंस, तो देखिए सेम है, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा जो वंस है। अब देखिए ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में दिया था वन, और ये देखिए वन के साथ अपोस्ट्रोफी ONES वंस, और एक दिया था एनीवन, एक और था यहाँ पर एनीवन। तो ये देखिए ये आया था हमारे पास। तो यहाँ हमने किसका यूज करना था, सेम यही दे दिया गया था हमें एक क्वेश्चन, तो वहाँ पर हमें इन चारों में से एक ऑप्शन यूज करना था। जहाँ पर कई बच्चे तो क्या करते हैं, गलत लगा कर आए होंगे पक्का, जिनको ये नहीं पता, पर आज हम इनको बिल्कुल क्लियरली कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेशन से, हर चीज़ से हम करेंगे इसको। अब देखिए जो वंस है, जैसे हमने वन का यूज किया, तो वन के लिए क्या था, दिस का यूज था यहाँ पर। अब क्या हुआ, इसका प्लूरल लेकर जाएंगे हम, जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन था वहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, दिस का भी तो प्लूरल क्या आया, दीज आया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब दीज आर न्यू पेन्स, मैंने क्या कहा, मेरे पास जो ये पेन है, दीज आर न्यू पेन्स, ये मैंने कहा। बट दोज, अब देखिए ये प्लूरल है, दीज से क्या बनाया हमने, जैसे दिस का क्या बनाया था हमने, दैट बनाया था, दैट वन, दैट
इज बनाया था। और वैसे ही ये क्या है, दीज से हमने कहाँ लेकर गए, दोज पर लेकर गए, क्योंकि दोनों ही प्लूरल है। अब प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए पर कैसा होगा, वो काउंटेबल ही होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम करते हैं वंस का यूज। तो देखिए जहाँ दीज होगा उनमें वंस वाला यूज होगा, और जो दिस का होगा ये आप याद रख लेना, वहाँ पर वन का यूज होगा। पर ये क्या है, सिंगुलर केस हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल केस होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि ये पेन कितने हैं, ज़्यादा है, पेन नहीं है, यहाँ पर पेन्स है। और इसका क्या हुआ, प्लूरल वन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वंस। तो ये क्या हुआ, वन का प्लूरल क्या होता है, वंस होता है। तो सेम इसी तरह से प्लूरल केसेस में हमने ये चेंज किए हैं, पर कंपैरिजन में है, ये आपको याद रखना है, पर कंपैरिजन देन के साथ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये रूल हुआ हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। सेकंड देखिए यहाँ पर जो आता है, अब देखिए दैट है जो, इसका यूज हम दूर के लिए करते हैं, और दोज का यूज जो दैट का प्लूरल होगा पर होगा वो दूर ही, उसके लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आया, दैट ऑफ। अब देखिए दैट ऑफ बहुत से केसेस में आता है, हमें पता ही नहीं चलता कि दैट ऑफ का यूज करना कहाँ है, हम देखते ही दैट ही लगा जाते हैं या सो दैट लगा देते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं हमें जो हमारे ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दैट ऑफ का यूज हम कैसे करेंगे, तो यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम रूल होगा। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आएगा, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, हमें क्या करना है, अब देखिए कैसे यूज होगा इसका, तो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। तो द स्ट्रीट्स, ये मैंने यहाँ पर लिखा है द स्ट्रीट्स। तो देखिए दैट ऑफ का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेम उसी तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीटिशन हमें रोकना है, रिपीटिशन हमें रोकना है, तो हम क्या करेंगे, दैट ऑफ का यूज करेंगे। और जब क्या होगा, प्लूरल नाउन का रिपीटिशन हमें रोकना है, तो हम दोज ऑफ का यूज करेंगे, दोज ऑफ। पर इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा, सेम तो नहीं होगा, यहाँ पर कंपैरिजन होगा। पर कैसे होगा, जो हमने अवॉइड किया था पिछले रूल के अंदर उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, तो वो होगा हमारा कंपैरिजन देन के साथ। तो यहाँ आपको समझ आया होगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पर द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर, क्या लिखा है यहाँ पर, द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर आर वाइडर देन दैट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की स्ट्रीट से ज़्यादा चौड़ी है। कहाँ की स्ट्रीट्स, तो वो है कानपुर की स्ट्रीट्स। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स क्या है, प्लूरल, कैसा नाउन हुआ ये, प्लूरल नाउन। इसके रिपीटिशन हम नहीं चाहते कि स्ट्रीट्स को हम दोबारा राइट करें, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल के लिए हम प्लूरल का केस उठाएंगे। दोज है जो, क्या है वो, प्लूरल। तो यहाँ क्या हुआ, दोज ऑफ। तो इसके कंपैरिजन केस में हमने क्या लिया, तो देखिए स्ट्रीट्स का कंपैरिजन कैसे किया हमने, देन के साथ किया है। किसके साथ किया, देन के साथ। यहाँ पर हम देन के साथ नहीं करते और यहाँ पर हम देन के साथ कंपैरिजन करते हैं। जहाँ देन के साथ करते हैं वहाँ हमें दैट और दोज वाला केस लगाना है। अब अगर सिंगुलर होता, स्ट्रीट होता, तो हम यहाँ पर क्या करते, दैट ऑफ, देन के बाद क्या आता, देन दैट ऑफ। पर अब क्या होगा यहाँ पर, तो इसको आप क्या लिखोगे, देन दोज ऑफ दिल्ली। तो यहाँ से हमें ये कंपैरिजन जानना होगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर कि जब प्लूरल आया तो हमने प्लूरल का केस दोज ऑफ यूज किया, और जब सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम दैट ऑफ यूज करते। और किसके साथ करते, देन के साथ करते। और यहाँ पर देन का यूज नहीं होता। हमें क्या देखना है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को ही आप कर सकते हो। ये भी आप इनमें ही राइट कर लो कि इनमें दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। ये भी आप लिख लीजिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकते हैं। पर उनमें क्या था, सिर्फ काउंटेबल नाउन ही यूज हमने किए थे। उसके बाद देखिए अब आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव कौन होते हैं, रिलेटिव हमारे
रिलेटिव होते हैं हमारे सगे संबंधी, यानी कि हमारे रिश्तेदार। अब रिश्तेदार कैसे हुए? हमारा और उनका कोई ना कोई लिंक है। मान लीजिए बात करती हूँ मैं हमारे मम्मी डैडी की, तो वो कौन है? हमारे रिश्ते में ही तो है, हमारा संबंध है उनके साथ। तो हम क्या करेंगे? ऐसा प्रोनाउन जो दो चीजों को जोड़ता है। अब जोड़ता किसको है? वर्ड्स को नहीं जोड़ता, वो किसको जोड़ता है? तो वो जोड़ता है टू क्लोजेस को। तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो देखिए सेकंड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है? टू क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ज्वाइन करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। पर क्या होगी वहाँ पर? टू क्लोज। कैसी क्लोजेस होगी ये टू क्लोजेस? एक तो होगी यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज। तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने इनसे पहले वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग लेक्चर प्रिपेयर करवा रखे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर एक बार क्लोजेस का देखना, सेंटेंस देखना, सेंटेंसेस में मैंने क्लोजेस के बारे में करवाया हुआ है। तो देखिए टू क्लोजेस है जो एक तो होती है प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, और सेकंड कौन सी होती है? सुबॉर्डिनेट, सुबॉर्डिनेट क्लोज है जो। और क्लोज के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन में सिर्फ ये दो क्लोज होनी जरूरी है, और इन दो क्लोज को हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो होते क्या क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगी? दो क्लोजेस को आपस में जोड़ेगी, संबंध बनाएगी इनका। जैसे कि रिलेशन में, हमारे रिलेशन में कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये क्लोजेस में क्या करेगी? संबंध बनाएगी, इनका रिश्ता ही होगा एक तरह से। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है जो कौन कौन से होते हैं? जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सेम वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब डिफरेंस कहाँ? तो डिफरेंस यहाँ। तो देखिए हु, whom, whose, which, that, what, why, whenever, whatever। तो ऐसे ऐसे जब कोई भी प्रोनाउन होंगे जो हु से whomever, whoever ऐसे बन जाएंगे, हुज से हुज ही रहेगा, which से whichever, that से that, whatever, why। तो इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं वो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों में आते हैं। पर डिफरेंस कहाँ है? जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है दोनों में डिफरेंस लेकर चलेंगे हम। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? आस्क क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन। जब हम क्या करते हैं? किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। और जहाँ पर हम संबंध दर्शाते हैं टू सेंटेंसेस के बीच में, टू क्लोजेस के बीच में, वहाँ पर हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो देखिए यहाँ पर जो सेम ही तो है, पर उनका डिफरेंस करेंगे हम कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ देखिए जो हु है, सबसे पहले हु की ही बात करते हैं। तो हु का यूज हम किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए, यानी किसी व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। वस्तु के लिए नहीं होता। जब हम पूछते हैं, मान लीजिए मैंने बात की राम इज द पर्सन हु इज सो सिंसियर। राम एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सिंसियर है। तो यहाँ हमने क्या कहा? क्या हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन किया? मैंने कहा कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो सिंसियर है? नहीं कहा। तो यहाँ पर मैंने हु का यूज किया किनको जोड़ने के लिए, किनको ज्वाइन करने के लिए? राम इज द पर्सन। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे क्लोज? प्रिंसिपल क्लोज हुई। हु इज सो सिंसियर, तो इज सो सिंसियर से पहले क्या लगाया? हु लगाया। जो क्या है? तो यहाँ पर हु का क्या यूज हुआ? इसका यूज हुआ जो के रूप में, ना कि कौन के रूप में। क्योंकि देखिए इसके दो ही नाम होते हैं हु के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जो, और दूसरा कौन सा रहेगा? कौन। ये दो नाम हैं हु के। तो यानी एक व्यक्ति जिसके दो नाम हैं, एक तो है जो नाम का व्यक्ति एक
रिलेटिव चाहता है, एक रिलेशन चाहता है, और जो हूँ नाम का व्यक्ति है वो पूछना चाहता है कि मैं कौन हूँ, खुद ही की परिभाषा वो जानना चाहता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर जब हमने यूज किया राम इज द पर्सन, और एक और बात आप नोट कर लेना, यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ये सेंटेंस के बीच में आपको लगा हुआ मिलेगा। ज़्यादातर यही होता है, 99% केसेस में सेंटेंस के बीच में यूज होता है और क्वेश्चन मार्क वहाँ पर नहीं होता। तो देखिए हु का यूज हम पर्सन के साथ करते हैं, यानी पर्सन के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए हम हु का यूज करते हैं। अब देखिए इनमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनमें ये क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट। तो देखिए किसका काम करता है, ये सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट ऑफ, ये वी से आप क्या लिखोगे, वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब क्या हुई, वर्ब होती है इजम आर वोज वर्ब, या फिर ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब जैसे कि डू है, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, जैसे कि टॉक, वॉक। तो ये सारी इस टाइप की क्या होती है, सिंगिंग वगैरह सभी ये क्या होती है, ये हमारी मेन वर्ब होती है, और जो ये है ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। तो देखिए हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा किसका, ये वर्ब का, यानी हेल्पिंग वर्ब का, ये हमेशा एक सब्जेक्ट होगा। तो ये देखिए इज का सब्जेक्ट कौन है, क्या ये इज सो सिंसियर, क्या ये निकलता है, पूरा आंसर आता है इसका, राम इज द पर्सन इज सो सिंसियर, क्या ये बनता है, कुछ सेंस है इसकी, नहीं है। इज का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन है, हु। तो इज के सब्जेक्ट के रूप में होगा, हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब होगा तो वो होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए हु है जो, तो देखिए इंट्रोगेटिव का आपको इसके बाद करवाऊंगी मैं, पहले हम हुम का जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों करने के बाद हम इंट्रोगेटिव करेंगे। तो हुम है जो, ये क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ओ से क्या लगाओगे आप, ओ से लगाओगे आप ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा होम। मान लीजिए मैंने क्या कहा, इज के हमेशा इस साइड में होगा, ये आप लगा लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के या वर्ब के इस साइड में होगा वो क्या होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट, और जो इस साइड में होगा वो क्या होगा, वर्ब से पहले आएगा जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, हु, और वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, होम हुआ। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव के केस में इनका क्या रोल रहेगा, तो देखिए होते तो ये पर्सन के लिए ही यूज है। उसके बाद देखिए जो हु है, हु का यूज इंट्रोगेटिव के अंदर, यानी क्वेश्चन करने में हम हु का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए हु के हमेशा कब आएगा, हु के बाद ही हमेशा क्या आएगी, प्रेपोजिशन आएगी। तो प्रेपोजिशन का यूज हमेशा कहाँ होगा, हु के बाद होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा हु वॉज द गीता written by, who was the गीता written by, यानी गीता किसने लिखी है, कौन है इसका रचयिता, कौन इसका लिखने वाला है, या किसने लिखी है, कौन और किसने एक ही बात है, दोनों कौन या किसने सेम ही है ये, यानी किस व्यक्ति की बात है ये, तो किसने लिखी है। तो यहाँ देखिए जो हु है इसके हमेशा बाद में ही क्या आएगी, प्रपोजिशन आएगी। तो ये किस केस में होगा, इंट्रोगेटिव केस में होगा कि हमेशा प्रपोजिशन हु के बाद में आएगी। पर बात करें तो होम की, होम से पहले हमेशा प्रपोजिशन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ, इसकी जगह अगर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, वाई होम, वाई, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, बाय whom was the Gita written by, by whom was the Gita written by। तो ये हमारा क्या हुआ, by whom, whom से हमेशा पहले आएगी कोई भी अगर प्रपोजिशन आई, और who के हमेशा ये बाद में आएगी जब ये क्या होंगे, इंट्रोगेटिव केस में होंगे। अगर ये रिलेटिव केस में है तो ये हमेशा क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट जो वर्ब है हमारी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये हमें मिलेंगे। तो इतना आपको डिफरेंस यहाँ से याद रखना है, देखते ही आप समझ जाओगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में है या फिर इंट्रोगेटिव में है। उसके बाद देखिए हुज,
हुज का यूज देखिए हम किसी थिंग के लिए नहीं करते, ये भी हम पर्सन के लिए करते हैं। हुज का यूज किसके लिए होगा हमेशा, तो वो होगा एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए ही यूज होगा। पर कैसा व्यक्ति, ओनर होगा जो किसी भी चीज का, यानी मालिक के बारे में क्वेश्चन करेगा कि इस चीज का मालिक कौन है, किसी भी थिंग का, किसी भी चीज का मालिक कौन है, ये पूछने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा हुज मार्कर इज दिस, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, हुज मार्कर इज दिस, कि यह मार्कर किसका है, तो ये मेरा है। तो किसका जब क्वेश्चन आया तो वहां पर क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव के रूप में यूज होगा। तो कैसा प्रोनाउन है, और यहाँ पर हुज है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए अगर इसका यूज हम सेंटेंस के बीच में कर देते हैं, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर राम इज द पर्सन हुज पेन दिस इज, हुज पेन दिस इज, तो राम वह व्यक्ति है जिसका ये पेन है। तो ये सेंटेंस हमारा निकल कर आया, सेंटेंस के ये बीच में यूज हुआ, क्या दिखाने के लिए कि ये किसका पेन है, कि ये राम का पेन है, राम ये वही व्यक्ति है जिसका ये पेन है। उसके बाद देखिए आता है हमारे पास विच, तो विच का यूज हम कैसे करते हैं, तो देखिए दैट और विच ये बड़े कंफ्यूजिंग केस है, क्योंकि एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड कई बनते हैं, प्रोनाउंस के केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें विच और दैट ऑप्शन में दिए मिलते हैं, और वहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि विच का यूज हम किसके साथ करें, क्या किसी व्यक्ति के साथ करें, किसी थिंग के साथ करें। तो देखिए यहाँ पर आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो विच है जो, इसका यूज सबसे पहले हम रिलेटिव, इसमें रिलेटिव की बात करें तो विच का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, और साथ में किसके रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये यूज होता है। तो दोनों के रूप में किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे, ये हमेशा वर्ब के। तो वर्ब के, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का केस याद रखना है, रिलेटिव वहीं से आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में विच का यूज कर सकते हैं। अगर देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब क्वेश्चन करता हुआ ये मिलेगा तब क्या होगा, तो यहाँ होगा हमेशा सिलेक्शन बिटवीन टू और मोर। हमेशा क्या करना है, हमें विच का यूज इंट्रोगेटिव के अंदर कैसे करना है, हमेशा हमें दो में से या दो से ज़्यादा है जब कोई वस्तु, तो उनमें से हमें एक को सिलेक्ट करने के लिए, एक को चूज करने के लिए विच का यूज करना होता है। अब देखिए मान लीजिए मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिखा, विच इज योर बुक इन द लाइब्रेरी। तो देखिए लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, उनमें से दो से ज़्यादा है यहाँ पर, चाहे तो दो होगी या दो से ज़्यादा होगी, कुछ भी हो सकता है, टू एंड मोर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, टू और मोर यानी कि दो या दो से ज़्यादा। अब देखिए लाइब्रेरी में कितनी होती है, बहुत सारी बुक्स होती है। वहाँ पर हमने पूछा, क्या क्वेश्चन किया कि इस लाइब्रेरी में तुम्हारी बुक कौन सी है, विच इज़ योर बुक इन द लाइब्रेरी, कि इस पूरी लाइब्रेरी में तुम्हारी बुक कौन सी है, यानी हमें क्या करना है, चूज करनी है एक बुक यहाँ से कि कौन सी हमारी बुक है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन करने को मिला, यानी चॉइस मिली है, तो चॉइस में हम क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे। बिल्कुल इजी रूल है ये, सिर्फ चॉइस के लिए आप विच का यूज करोगे। और इनमें क्या होगा, इनमें ये हमेशा सेंटेंस के बीच में मिलेगा। और उसके बाद देखिए आता है हमारे पास दैट, दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के इसमें यूज होता है सेम विच की तरह। और देखिए इसका यूज, दैट का यूज हम पर्सन के लिए भी करते हैं, विच का यूज सिर्फ किसके लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए, यानी किसी जानवर के लिए, वस्तुओं के लिए, इनके लिए होता है विच का यूज। जैसे हमने अभी थिंग के लिए किया है, थिंग क्या है, हमारी बुक है। पर यहाँ पर जब दैट का यूज होगा वो एनिमल और थिंग के साथ साथ पर्सन के लिए भी यूज होता है। वो कहाँ होता है, इसके हम कंप्लीट रूल करते हैं अब
सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों के लिए ही दैट का यूज होगा। तो देखिए जब ये दैट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। पहली बात ये पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम दैट का यूज क्वेश्चन करने के लिए नहीं करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है उसका यूज सबसे पहला रूल लिखिए यहाँ पर कि जब एंड के साथ टू एंटीसीडेंट्स को जोड़ा जाता है। अब टू एंटीसीडेंट में कौन कौन होगा? एक होगा पर्सन, यानी एक होगा व्यक्ति, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग या फिर क्या होगी? नॉन लिविंग या फिर कोई भी एनिमल, नॉन लिविंग एनिमल में से कुछ भी हो। और एक क्या होगा? व्यक्ति होगा, एक नॉन लिविंग या फिर एनिमल होगा। जब एंड के साथ ये दोनों क्या होंगे? जुड़े होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? राम एंड हिज डॉग दैट आई सीन yesterday had gone to another country, वो दूसरी कंट्री में चले गए हैं। तो यहाँ देखिए राम, पर्सन क्या आया? राम, और उसके साथ उसका एनिमल है जो कौन है? एक डॉग है। तो इसके बाद हमने क्या यूज किया? तो उसके बाद हमने दैट का यूज किया। तो ये रूल आपको याद रखना है, जब भी एक नॉन लिविंग या एनिमल किसी पर्सन के साथ जो रिलेशन रखता है आपस में एंड के साथ जुड़े होंगे तो उसके बाद हम दैट का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड रूल आता है, ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ यहाँ से। उसके बाद देखिए दैट का यूज कहाँ होगा? सुपरलेटिव में। जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ये हुआ हमारा, और उसके बाद सेकंड रूल देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होता है? दैट का यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन दैट I have ever seen, कि मिस्टर गुप्ता वही व्यक्ति है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हुई? जब मोस्ट से पहले क्या होता है? द होगा, या फिर EST वाले जो भी वर्ड होते हैं जैसे कि बिगेस्ट वगैरह होते हैं, बिगेस्ट, तो ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं जिनके पीछे EST होता है और द होता है जिससे पहले क्या होता है? द होता है। तो वे क्या होते हैं? हमारे सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। अब देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके बाद जब हम जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए यूज करेंगे तो बीच का नहीं होगा बल्कि किसका होगा? दैट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ किसका यूज हुआ? दैट का यूज। यहीं पर कंफ्यूजन आती है। देखिए यहाँ बीच का यूज आ जाता है कई बार, पर वो गलत होगा, बीच नहीं होगा बल्कि क्या होगा? यहाँ पर होगा दैट। नेक्स्ट देखिए उसके बाद देखिए ये थर्ड रूल है हमारा, ऑल प्लस थिंग। यहाँ पर मैंने थिंग प्लस में क्यों लगाया है? तो यहाँ थिंग को काट दीजिए, बल्कि थिंग के लिए किसका यूज होगा? ऑल का यूज होगा। तो थर्ड रूल लिखिए, जब ऑल का यूज थिंग के लिए होगा, किसी वस्तु के लिए, थिंग क्या होता है? कोई वस्तु। जब ऑल का यूज किसी वस्तु के लिए होगा तो हमें ऑल के बाद में क्या लगाना होता है? विच नहीं लगाते, और कुछ भी विच, हु कुछ नहीं लगाया जाता, बल्कि दैट का यूज वहां पर किया जाता है। आपने ये एग्जांपल देखा होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होते, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होते। यहाँ पर ऑल है जो कौन सी चीज है? थिंग के लिए यूज हुआ है, हर चमकती चीज। ग्लिटर कौन सी करती है? चीज। तो उस चीज के लिए किसका यूज हुआ? ऑल का।
जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, जिसका नाम नहीं दिया हुआ, तो उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, उसके बाद हम दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ रूल है हमारा, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन जब आता है तो उसके बाद हम दैट का यूज करते हैं। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका मैं बताती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा ऑल द मनी, और यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दैट। ऑल के बाद क्या हुआ, ये क्या है, मनी क्या है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन। मनी किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। रुपीज आता है काउंटेबल में, रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं पर मनी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मनी क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए ऑल के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट रूल, लास्ट से पहले देखिए आता है जो रूल, वो क्या होगा, ऑल आ जाए जहाँ पर। देखिए यहाँ याद करने मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। सबसे पहले देखिए जो ऑल है, ऑल के बाद ऑल में ही क्या आता है, एवरीथिंग आती है। ऑल एवरीथिंग दो हुए। अब नो से उठा लीजिए, नो से क्या बना, नथिंग, नो से क्या बना, नन, और नो से ही नोबॉडी, और उसके बाद ओनली या एनी, उसके बाद लिटल, मच, फ्यू, ये क्या है सारे के सारे, फ्यू, द सेम, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। तो इनके बाद हमेशा जो साथ के साथ यूज किया जाता है तो वो क्या होगा, दैट का यूज होगा। इन सब के तुरंत बाद किसका यूज होता है, द सेम के बाद भी दैट का यूज होता है। उसके बाद देखिए जो लास्ट है, द सेम प्लस नाउन। जब भी किसी सेंटेंस में द सेम और उसके बाद नाउन आ जाता है और उसके बाद हमें क्या यूज करना होता है, उसके बाद विच यूज नहीं करते बल्कि दैट का यूज करते हैं। द सेम प्लस नाउन प्लस दैट, ये हमारा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर वहाँ पर बनता है, द सेम प्लस नाउन प्लस दैट। एग्जाम्पल देखिए इसका मैं बताती हूँ आपको। दिस इज द सेम मैन दैट kidnapped a child yesterday। तो ये वही आदमी है जिसने एक चाइल्ड को कल किडनैप किया था। तो यहाँ देखिए कैसे बनाइए, तो देखिए द सेम और उसके बाद क्या आया, ये मैन क्या है, एक नाउन, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, दैट आएगा। तो ये हो हमारे दैट से रिलेटेड रूल्स रिलेटिव प्रोनाउन में। दैट का यूज हम कहाँ करते हैं, सबसे कन्फ्यूजन भरा केस है। आज आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इनमें से कुछ समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।